एमएसपी सबको बराबर होना चाहिए। एमएसपी कंपनसेटरी अलाउंस है, जोखिम भरा अलाउंस। मेरे दादा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर और मेरे बड़े पिता ने 62, 65, 71 और मैं 94 से लेके 2019 तक निरंतर देश को सेवा दिया हूँ। तो उनको खुद मालूम है सरकार को कि जो है ना कुछ रैंक्स को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ को मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन कुछ को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सरकार हो, चाहे कोई कमेटियां रही हो, चाहे कोई आयोग रहे हो, चाहे न्यायालय रहे हो, क्यों हमें इंसाफ नहीं मिल पाया या क्यों हमें ओआरओपी में भी सर। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हमारे साथ है पूर्व सैनिक और वो भी एक से एक बढ़कर एक से एक फील्ड, ऐसे फील्ड के पूर्व सैनिक हैं जो आपको उस विषय में जानकारी देंगे किस तरह से जीवन सेना के अंदर होता है। सर, आप किस विंग में थे? हम एयरफोर्स में थे। और आप? मैं सर आर्मी में था सर, राजपूत रेजिमेंट सर। अच्छा, राजपूत रेजिमेंट। और आप? आर्मी के अंदर ही थे। क्या विभाग था आपका? विभाग आर्मी है। आर्मी के अंदर मतलब कुछ विंग कौन सी? नहीं, आर्मी सभी सोल्जर ही हैं आर्मी में, बस सारे सोल्जर। चलिए, ये कुछ ऐसे विभाग के हैं जो अपना विभाग नहीं बताना चाहते लेकिन ऑन कैमरा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बात करता हूँ सर, किस जैसे आप तो एयरफोर्स में थे और आप इंजीनियर भी रहे हैं जैसा कि आपने बताया, तो किस तरह का काम करते थे और क्या समस्याएं आती थी आपके? ये एयरफोर्स का काम कोई समस्या नहीं है। आई एम टेकिंग एज ए गेम, आई वॉज टेकिंग इट वॉज गेम। जैसे फील्ड में खिलाड़ी खेलता है वैसे ही हम एयरफोर्स में एंजॉय करते थे। एंजॉय नहीं करते, मैं अपना वो गेम के रूप में वो अपना ड्यूटी लेता था। इसलिए मैं जैसा गया उसी रूप में मैं बाहर निकला। आई वॉज नॉट फीलिंग बैड और गुड। आर यू पायलट? नो, आई वॉज नॉट पायलट, आई वॉज। लेकिन फ्लाइट्स तो आपने उड़ाई हैं, आप बता रहे हैं। फ्लाइट हम उड़ाए नहीं है, हम टेस्ट फ्लाइट में गए हैं, डाटा तैयार किए हैं। मतलब आप वो लोग थे जो हवाई जहाज उड़ने से पहले चेक करते थे और जाके अपनी जान जोखिम में डालते थे। हम एयरबोर्न होकर उसका मैक्सिमम सीलिंग हाइट का टेस्ट करते थे। अच्छा। हर जहाज का अलग सीलिंग हाइट होता है। अच्छा। ये वो उससे ऊपर नहीं उड़ सकता। अच्छा। उसका हम बैलेंसिंग करते थे, आकाश पर डाटा बनाते थे कि इट विल नॉट फ्लाइट मोर देन दिस हाइट, उसको कहते हैं सीलिंग हाइट। और हम उसका प्रेशराइजेशन सिस्टम चेक करते थे और आरपीएम का टेस्ट करते हैं कि इसका प्रेशराइज बाहर और भीतर का एक हो, तब जहाज के अंदर जो है ना फील करेंगे अच्छा। राजपूताना रेजिमेंट नाम ही काफ़ी है सर, और आपकी मूछें गजब की हैं और मतलब दुश्मन में खौफ आ जाता होगा देखते ही। सर दुश्मनों में खौफ भी आ जाता है और डर भी हो जाता है और हम झंडा भी फतेह कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, आज आपके सामने हम जंतर मंतर पे बैठे हैं और जंतर मंतर पे बैठे हैं उस मकसद को आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे क्योंकि आप भी मीडिया से रिलेटेड है। ओआरओपी की बात हो रही है, मकसद तो वही है। बिल्कुल सर, मकसद भी वही है। हमारी परेशानियों को तो मोदी जी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करके या होली दिवाली का फंक्शन में हमारे साथ खाना खाने के लिए जाने का ढोंग करके हमारी परेशानियों को भी जानते होंगे। और ओआरओपी में हमें किस जगह पे रखा है वो भी मोदी जी भी जानते हैं और आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मोदी जी ने किसी ना किसी की तो सलाह ली होगी, किसकी सलाह ली होगी? सर आपने सलाह के ऊपर बात कही तो मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात तो बोल ही दूंगा। विश्व के अंदर कोई भी सेना कभी धरने पे नहीं गई है और मोदी जी की गलती कह लो, चाहे आप आयोग की गलती कह लो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर की गलती कह लो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर की गलती कह लो, उनकी गलती की वजह से हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारा पेट भी काटा गया है, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया और हमारा गला भी काट दिया गया है इस ओआरओपी में। आप तो क्या कहेंगे ओआरओपी के बारे में, जो ओआरओपी मिल रही है वो कैसा लग रहा है? ओआरओपी देखिए, हम भी एक सर्विसमैन हैं। हम 2014 में रिटायर हुए तो उस समय गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई हमने फौजियों को ओआरओपी दे दिया। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि चलो हमको ओआरओपी मिला, जो हमारी तकलीफ़ें थी थोड़ी दूर होगी। लेकिन उस समय भी ऐसा हुआ कि 30 जून 2014 तक जो रिटायरमेंट आए थे उन्हीं को ओआरओपी मिली, उसके बाद वालों को एक पैसा नहीं मिला।
हम सितंबर में रिटायर थे, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हुआ कि 5 साल के बाद OROP मिलेगी, फिर रिवाइज हुआ। अभी रिवाइज हुआ तो इसमें भी हमें 1 पैसा नहीं मिला। तो कहाँ मिल रहा है OROP? सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं। और आपको ये बताऊं कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सरकार को भी मालूम है। जिस दिन PIB आया उस दिन कुछ रैंक्स को जो है ना, उसमें से उन्होंने उसको दिखाया नहीं। तो उनको खुद मालूम है सरकार को कि जो है ना, कुछ रैंक्स को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ को मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन कुछ को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि उनको इस तरफ जो है ना, अपने आप स्वतः इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें OROP में वृद्धि करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे किस पर? OROP पर? देखिए, ORP का धरना जो है ना, 3rd पे कमीशन से शुरू हो गया। हम तो 85 में ही रिटायर हो गए, क्योंकि हम 62 की लड़ाई के बाद भर्ती हुए थे। तो हमने पाया कि 3rd पे कमीशन में, इसके पहले हमारा जो पे फिक्सेशन होता था वो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी कमेटी के द्वारा होता था। सेक्रेटरी का जो ग्रुप होता था ना, उस कमेटी के द्वारा होता था। और हमारा पेंशन 75% होता था। उसमें पर्सनल पेंशन होता था, फॉर लाइफ, इंटरिम रिलीफ भी होता था। क्यों होता था? क्योंकि इनका शॉर्ट सर्विस लेंथ होता था, सिपाही, नायक और हवलदार। क्योंकि जो सैद्धांतिक रूप में हमारा प्लानिंग जो होता है बोर्ड के द्वारा डिफेंस में, वो हम प्रयोग करके देखते हैं, वो हमारे द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एमुनेशन का हो, ये इंस्ट्रूमेंट का हो, टैंक का हो, राइफल का हो, जहाज का हो, या एमुनेशन जब खराब होता है तो वार बेसिस पर बॉर्डर पर वार प्रैक्टिस भी होता है। उसमें कभी पानी में होता है, कभी जंगल में होता है, कभी रेगिस्तान में होता है। तो जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो डेली हम रेडी रहते हैं, लोअर रैंक वाले, उनको बहुत हार्डशिप सहना पड़ता है। उनका इतना एनर्जेटिक खाना खिलाया जाता है, इतना मेहनत किया जाता है कि उनका स्टेमिना खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, उनकी लाइफ विषम परिस्थितियों में रहते हैं। विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कच्छ का रेगिस्तान हो या फिर पहाड़ हो या कारगिल के बर्फीली चोटियां हो या सियाचिन का ग्लेशियर हो, ये हर हालत में ये सिद्धांत में जो प्रयोग होता है वो प्रैक्टिकल हम करते हैं। इसलिए हमारा कॉर्पोरल हरासमेंट हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरल? नहीं, आप शरीर के द्वारा हमारा भीगर खराब हो जाता है, हम मेंटल हरासमेंट में हो जाते हैं, हमारा ये स्टेमिना खराब हो जाता है और हम आगे फर्दर एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। इसलिए गवर्नमेंट में ये पॉलिसी है कि लोअर रैंक को बार बार भर्ती किया जाए, बार बार प्रैक्टिकल लिया जाए और उनको बार बार हटा दिया जाए। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होती है और इसीलिए वो आरोपी है। इसीलिए वो आरोपी है कि इनका 3 गुना नौकरी भी होती है। इन्होंने पूरी जिंदगी आपको पूरा शरीर ही दे दी, नहीं बिता दिया और इन्होंने शरीर दे दिया अपना, तो आप कम से कम पेंशन इनको दे दो। तो पेंशन इसीलिए तिल करके मर गए, जो मतलब एक साथ शहीद नहीं हुए लेकिन उनका शरीर के बहुत सारे अंग अंदर। लड़ाई तो हमने भी दोनों लड़ाई लड़ा। 65 की लड़ाई में हम लड़ाई लड़े, 71 में लड़ाए, और नाथुला में हमने ये फ्लाइट इंजीनियर बन के हमने उन अपने जवानों के लिए हमने सप्लाई ड्रॉप किया। उसमें हमने देखा कि N-12 जो उतनी ऊंचाई पर कैसे हॉरिजॉन्टल फ्लाइट कर सकती है, कैसे कंदरा में जाती है। हम तो उसमें पायलटों को सलाह देते हैं कि सर एयरक्राफ्ट स्टॉलिंग, मतलब कि एज पर बर्फ़ लग रहा है, तो de-icing हम कराते थे। एक हमारे समय में N-12 क्रैश भी हो गया था, समझते हैं ना। तो उन लोगों ने कहा कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, हम लोग आपको शाबाशी देंगे, कुछ रैंक में दिलवा देंगे। अंदर आने के बाद कौन कहाँ चला गया, काम तो हम किए हैं, फ्लाइट इंजीनियर का किए हैं, समझते हैं ना। नॉट ओनली फ्लाइट स्टीवार्ड, एज ए फ्लाइट इंजीनियर हमने काम किया है, नेविगेटर का काम किया है, गनर का उस पर काम किए हैं, समझते हैं। तो हम
ये मिसाइल टारगेट बनाए हैं, उस पर उसका हम बैलेंसिंग किए हैं, उसका हम एरोफॉयल टेस्ट किए हैं और वो कितने स्पीड में जाया है हम उसका डाटा बनाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सैल्यूट करता हूँ मिनी संसद को और आपको। आप ऐसे पहले न्यूज़ चैनल वाले हैं जो बड़े दिल से हमारे पास आए हैं। मैं इस चैनल को देश को बताना चाहता हूँ, यह देश का इस टाइम पे जो हमारे पास, हम जैसे जवानों के पास, छोटे वाले लोगों के पास पहुँचा है, यह देश का नंबर 1 चैनल होगा एक दिन। जिस तरीके से नहीं, जी चैनल न्यूज़ की आज बात तक, तो अलग है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल की तारीफ की, लेकिन मैं चाहता हूँ OROP पे क्या सोचते हैं आप बताइए। OROP 2, OROP 1 कोश्यारी कमेटी के दौरान 6 पे कमीशन और उससे पहले से लेके 6 पे कमीशन के दौरान जो गड़बड़ियाँ थी, कोश्यारी कमेटी ने बताया कि जवानों के साथ जाती हुई है और ये जवान 45 साल से नीचे वाले हैं, चाहे उसमें जेसीओज हो या जवान हो, और से रैंक, अन्य रैंक में दोनों को एक में मिलाया गया है। तो उनके फायदे के लिए OROP 2 बना था और इसको लेके गए ऑफिसर। अगर दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर करप्शन कहीं है तो भारतीय सेना के अंदर में है। मैं अपने बिल्कुल जहां पर प्रूफ करना होगा वहां पर कर दूंगा। कोई देशद्रोह चलाना चाहता है भारतीय सेना का अधिकारी, MS दफौटी के साथ चला ले। यकीन के साथ कहता हूं, छाती के जो है कितने इंच की छाती है अगर न दिखा दो माँ से पैदा इस लड़का ने, क्योंकि मेरे क्या बाप थे दादाओं ने, आप कमांडो थे, क्या थे? क्यों मैं कमांडो भी रहा हूँ, NSG 52 SAG के अंदर में मानेसर उसमें भी रहा हूँ, इन्फेंट्री 7 टाइप ऑफ इन्फेंट्री के अंदर में भी रहा हूँ और यूनाइटेड नेशन के अंदर में भी रहा हूँ। और मैं जनरल हुड्डा जो हमारे विक्टर फोर्स कमांडर थे उनके साथ में भी मैं रहा हुआ हूँ। मैं विश्व की पूरी सेनाओं को जानता हूँ, साथ ही हिंदुस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन सबको जानता हूं। मैं बोल सकता हूं कि OROP 2 से जाहिर होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में जिसने भारत की तीनों सेनाओं को खड़ा करने के लिए यहाँ पर किया, उसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए वो OROP 1 में भी थे और OROP 2 में भी थे। गड़बड़ी करने वाले वो चंद अफसर हैं जो अच्छे अफसरों को भी बदनाम करते हैं। सभी अधिकारी गलत नहीं है, मैं ये बिल्कुल तसल्ली के साथ कह सकता हूं, लेकिन मिलीजुली भगत सबकी रहती है। कहीं न कहीं वह जो है एकता अंग्रेज दिखाते थे वो हमारी भारतीय सेना के अधिकारी दिखाते हैं और कहीं न कहीं इसमें हमारा ऊपर का तंत्र भी, जहां से संविधान चलता है। मोदी जी, मैंने 55,555 की राशि दे करके 4 साल से निरंतर सेवा कर रहा हूं। अगर मेरे पर आप देशद्रोह भी लगाना चाहते हैं, मेरे लिए अहोभाग्य होगा, क्योंकि मेरे दादा ने 2nd वर्ल्ड वॉर और मेरे बड़े पिता ने 62, 65, 71 और मैं 1994 से लेके 2019 तक निरंतर देश को सेवा दिया हूं और 4 सालों से मेरी खुद पेंशन रुकी हुई थी। मैं 1.5 महीने पहले आर्मी ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर में और हमारी जो है सेना का जो वह है वेटरन्स, उसके अंदर मैं खुद गया कि मैं देशद्रोही हूं या क्या हूं, मेरी पेंशन क्यों रोकी गई है। आज मेरी पेंशन, परसों मेरे जो है 25 तारीख को मेरी पेंशन आई है। शुक्रिया अदा करेंगे आप? शुक्रिया अदा करूंगा मैं उन अधिकारियों का। अभी भी मेरी कमियां हैं और मैं पूरे देश के जवानों के लिए आया हूं। तो जो भ्रष्टाचार कहीं है तो देश में, मैं सर की बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगा। इन्होंने एक कोश्यारी कमेटी की बात कही। कोश्यारी कमेटी 2010 में आई थी, 2006 में 6th पे कमीशन आया। 6th पे कमीशन आपको मालूम, सभी को मालूम है कि 10 साल के बाद पे कमीशन आता है, लेकिन 2010 में ज़रूर सरकार के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आए होंगे, चाहे उस समय के जो भी लोग होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, रक्षा सचिव होंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे, उन्होंने जेसीओ की बातों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को समझकर एक कोश्यारी कमेटी लाया। कोश्यारी कमेटी में आप कह सकते हैं कि पेंशन में एक, जैसे कि किसी घाव पर, किसी इंजरी पर एक मरहम पट्टी लगाया जाता है, उस तरीके से कोश्यारी कमेटी के द्वारा एक पेंशन में एक मरहम पट्टी लगाने की कोशिश सरकार ने की और उन्होंने एक टेबल लगाया जो कि हमें पे कमीशन जो 2006 में आया था उससे भी ज़्यादा पेंशन जेसीओ को मिलती थी और हमें भी थोड़ा सा उससे जो है ना एक आराम महसूस हुआ कि चलो थोड़ी बहुत हमारी पेंशन तो बढ़ी।
लेकिन 7th पे कमीशन में क्या हुआ कि उस जो है ना वो जो रिकमेंडेशन था उसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया। और ये मैं इसमें ये सोचता हूँ कि या तो जो पे कमीशन उस समय बैठा था या तो उसे ये नज़रअंदाज हो गया या उसने जानबूझकर भी उस पर ध्यान नहीं दी। उसके बाद ये बात आता है हमारे जो आर्मी ऑफिशियल हैं जो खासकर यहाँ बैठते हैं उनको इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं ले गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारे को देखती है उसको भी इस बारे में नैतिक आधार पर देखना चाहिए था कि पेंशन जो है इनका बिल्कुल 50% हो गया इस हिसाब से, तो उन्होंने इसको इतना एहसास नहीं किया, जिसका नतीजा आज भुगत रहे हैं कि पेंशन आगे वालों का पीछे वालों से पेंशन कम हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं ये चाहता हूँ और सरकार को भी मालूम है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी ये चीज़ें मालूम है। जब पीआईबी हुआ था दिसंबर में, आपको जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी उससे 4-5 दिन पहले इन्होंने एक पीआईबी किया जिसमें कुछ रैंक्स को जिसकी थोड़ी बहुत बढ़ी थी पेंशन उसको तो दिखा दिया, लेकिन उस रैंक्स को जिसको एक नया पैसा नहीं बढ़ा और जिनकी पेंशन कम हुई उसको हाइड रखा जानबूझकर। उनको भी मालूम है, ये हमको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को भी मालूम है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो OROP 2 के दौरान सबसे बड़ी गड़बड़ी अगर जो है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, अगर देश की सेना को अगर अपनी वफादारी का परिचय देना है तो वह है, एक तो डिसेबिलिटी सबकी एक ही होती है, वह एक होनी चाहिए ऑफिसर टू जवान, या तो हमारा उनके बराबर कर दो या उनका हमारे बराबर कर दो। अब ये निश्चित आपने करना है। दूसरा MSP मिलिट्री सर्विस सब एक ही करते हैं जबकि जवान फ्रंट में रहता है। मैं खुद एक कमांडो रहा हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट एंट्री मैन रहा हूँ और मैं 2 बार शौर्य चक्र होता है, लेकिन मैं इसी बात से मैं कोई अवार्ड नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, सच का बिल्कुल। मैं इतना मेरे को 25 साल नौकरी करने दिया, उसके बाद मेडिकल बोर्ड घर भेजा गया, तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं चुप भी रहा और वही मेरा कारण है आज मैं दुख भोग रहा हूँ। और इसमें डिसेबिलिटी MSP और अन्य भत्ते जो है एक किए जाएं क्योंकि सब एक करते हैं। अफसर को सर्विस पेंशन में बहुत ज़्यादा उनका बेसिक पे जो होता है फालतू होता है, उनको बेनिफिट वहाँ दीजिए। दूसरा, सरकार को ये चेक करना चाहिए कि जब जो अधिकारियों ने दिया है क्या उसमें जवान जेशो शामिल किए गए हैं। अभी जेशो रैंक को इन्होंने हटा दिया है, जो जेशो बनाए हैं उनको रिटायर करने हैं, उसके बाद ही अन्य रैंक में आ जाएगा। अग्निवीर जो बना रहे हैं उसमें अफसर को शामिल करें आप, इतना अच्छा है। इस स्कीम को जो है संसद से लेकर के आप नीचे लास्ट पायदान तक आपकी सेनाएं मजबूत होंगी, विश्वव्यापी सेना बनेगी, आगे इसमें सुधार होगा। अगर विश्व में हमारा डंका बज ही गया है कि तीनों सेनाएं भारत में खड़ी हुई हैं तो शायद अच्छे के लिए हुई हों। हम एक पंक्ति के साथ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए एक भारत सर्वत्र भारत सबसे शक्तिशाली भारत में हम सब सैनिक एक खड़े हो जाएंगे। हमारा विरोध खत्म हो सकता है, तभी होगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक कभी नहीं होगा। हम रोडों पर भी OROP मांगने का मतलब ये नहीं है कि कोई स्टेटस की बात नहीं है इसमें कि हम अपने स्टेटस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हमें OROP क्यों मिलना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हम जो फौजी हैं, जेशो जवान है, कम सर्विस करके बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हैं। जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनकी बेसिक पे ही आधी नहीं होती, पेंशन आधी नहीं होती, बल्कि उनका HRA, उनका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उनका जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उनका सारा जो अलाउंस है और पे जो आपको जो सरकारी कर्मचारी हैं जो नौकरी करते हैं उनका पे बहुत बड़ा दिखाई तब देता है जब को इनको सारी सब कुछ अलाउंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं। अगर उसको निकाल दिया जाए तो पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो फौजियों का सिर्फ पे ही कम नहीं हो जाता आधा, बल्कि उनका HRA चला जाता है, उनको जो है ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चला जाता है, और भी जो भी अलाउंसेस सर्विस के दौरान मिलती है वो सारा कुछ चला जाता है, जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से फौजियों का कहना है कि भाई कुछ हमको दीजिए, आप उसको OROP बोलकर दीजिए या पेंशन में कुछ बढ़ोतरी करके बाकी लोगों के हिसाब से बढ़ोतरी करके दीजिए, ये हमारी मांग रहती है। क्या संदेश? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, OROP के लिए बैठे हुए और OROP पे बात करूँगा। और OROP में ये बिल्कुल साफ़ है, चाहे मौजूदा बैठी हुई सरकार हो, चाहे कोई कमेटियां रही हो, चाहे कोई आयोग रहे हो, चाहे न्यायालय रहे हो, क्यों हमें इंसाफ नहीं मिल पाया या क्यों हमें OROP में भी। सर, OROP एक पेंशन का मुद्दा नहीं है सर, वो सर कुपोषण का मुद्दा भी है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम हमारे पेट को कैसे भरेंगे, उसका मुद्दा है ये हमारा स्लो पॉइजन दिया है उन्होंने OROP 2 में भी।
इसलिए सरकार हो, चाहे वो आयोग हो, चाहे कोई कमेटी हो, चाहे पहले किसने धरना दिया था, किसने इस प्रपोजल को रखा था, वो सब सुन ले। देश का सैनिक धरने पे आ गया, और धरने पे आ गया तो OROP लेकर ही जाएगा। वो अपने चाहे अंतर्राष्ट्रीय मित्रों से सलाह कर ले, चाहे अपने नज़दीकियों से सलाह कर ले, सैनिक धरने पे आता है। पहले तो विश्व में कहीं पे शुरुआत ही नहीं हुई, और भारतवर्ष में शुरुआत हो गई है, तो ये झंडा फतेह करेंगे और अपनी OROP लेकर ही जाएंगे। जवानों और जेशोज और जो विधवा पेंशन वार्षिक के आती हैं, सबसे बड़ा हानि अगर किसी को हुई है उन वीर नारियों को, और वह जो सैनिकों की पत्नियां हैं, जब उनके पति ख़त्म हो जाते हैं उनको तीसरा हिस्सा मिलता है। सबसे ज़्यादा उनके बारे में सोचना है कि जब वृद्ध हो जाएगी 9,000 11,000 रुपये में कैसे गुजारा चलाएगी, कम से कम उनको दुगना मिलना चाहिए। इस पर हमको सबसे बड़ा विचार करना चाहिए, नहीं तो मातृशक्ति रोएगी। जो कोई माँ अगर अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देगी तो उसका बेटा कहाँ से अग्निवीर बनेगा। उस माँ की पीड़ा को, जिसने अपने पति को भी खोया, और अपने पति को जब वो वापस आ भी गया तो जब तक वो आ रहा था कुछ दारू पी जाता है, और लेकिन जब वह उसके बाद पेंशन आती है तो 1/3 रह जाती है, तो उनकी पेंशन जो है बराबर जवान के बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उस समय नौकरी नहीं कर सकती है। ये बात जो है देश में पहुंचनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गौर करने की मातृशक्ति के ऊपर में है, और बाकी वह नीचे वाले जवानों, वार्ड से रैंक के जितने 45 साल से नीचे आए हैं और 50 साल से नीचे आए हैं, उन जेशोज और जवानों के लिए है सब भत्ते एक होने चाहिए, डिसेबिलिटी एक होनी चाहिए, MSP एक होनी चाहिए, और पूरी पारदर्शिता सेना में आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, देखिए, ये हमारी धरना मिनी संसद में, यानी कि जंतर मंतर पर क्यों हो रहा है। ये जब सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने 6 में रिपोर्ट दिया कि हम इनको उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, परंतु हम इनका नज़दीकी कर सकते हैं कि जो अंदर हैं और बाहर दोनों का पेमेंट एक हो जाए, पेंशन एक हो। नाम उस समय था दोनों को एक साथ लाने के लिए। तो देखिए, इनका लाइफ स्पेन कम होता है JCOR का, तो इनमें पेंशन को एक करने के लिए इनका पे मैट्रिक 7th पे कमीशन में बढ़ाया जाए, और इनका लेवल भी बढ़ाया जाए, एक रैंक आगे दे करके इनका पेमेंट फिट किया जाए। दूसरा, MSP सबको बराबर होना चाहिए। MSP कंपनसेटरी अलाउंस है, जोखिम भरा अलाउंसेस है ये, और ये डिसेबिलिटी पेंशन या प्रैक्टिस में हो, या आवार में हो, या मिलिट्री के अंदर काम करते समय हो, तो डिसेबिलिटी पेंशन सबका एक हो, सबका। और जो हमारी विधवाएं माँ बहन हैं, उनका भी विधवा पेंशन, वीर वाला पेंशन बराबर होना चाहिए, इसमें भेदभाव न हो। और सबसे बड़ी है OROP में, ये तो आगे न एग्ज़ाम दे सकते न पास हो सकते, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लोअर रैंक वालों को ही जल्दी से हटा दिया जाता है, क्योंकि उनका स्टेमिना, दिमाग, भीगर सब खत्म हो जाता है, सब चूस लेते हैं, सरकार ले लेती है काम में, उसको पूरा शरीर खपा देते हैं, शरीर माइंड सब कुछ खप जाता है। अब वो अपना, बच्चे छोटे होते हैं, औरत यंग होती है, भीगर ख़त्म हो जाता है, हम अच्छे बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारा पेंशन कम है। तो 3rd पे कमीशन कमीशन, पहले ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी एंड कमेटी हमारा पेंशन फिट करता था और सबका क्राइटेरिया अलग होता था। 3rd पे कमीशन से हम लोग को सिविल से भी कम हो गया। आज डिप्लोमा होल्डर जो एजुकेटेड है, रेलवे में, एग्रीकल्चर में, या ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट डिफेंस, उनका 42 ग्रेड पे है, वो 6-7 लेवल है, और हमारा 4 और 5 लेवल है, और सेम हमारा एजुकेशन भी है। देश में भारतीय सेना के अंदर में एक जवान को और एक जेसीओज को 2 लॉ ऑर्डर लागू होते हैं। एक तो आर्मी एक्ट 1950 रूल नंबर 22,
आर्मी एक्ट डिसर्विस टू मिलिट्री सर्विस, किसी भी जवान के ऊपर में एक अधिकारी कर्नल रैंक तक का किसी के ऊपर लगा के विटनेस टेंटिव सब 22 घंटे पहले दिया जाता है, उसको नहीं देता है और साइन इनके करा लेगा, बोला इसके ऊपर गलती है। अगर उसने टेंटिव में साइन नहीं किया, अपनी गलती नहीं मानी, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठती है, सीबीआई की तरह जांच बनी चाहिए। ये अधिकारी इतना मतलब हरासमेंट करते हैं उस जवान को कि न छुट्टी देंगे, न वो उसको कुछ मिलेगा, पनिशमेंट उसको जेल मिलेगा, इतनी सजाएं वो जवान भुगतता है। और वह जवान सेना में रहते हुए भी बहुत सजाएं भुगतता है। मेरे पास इसके सारे प्रूफ और सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं 25 साल सेवा किया हुआ हूँ। और दूसरा, वह जवान ऊपर भी नहीं बनने देते हैं उसको। जैसे जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, असली जो क्रीम व्यक्ति होते हैं, वह होता है सेक्शन 2IC और सेक्शन कमांडर। एक हवलदार रैंक का सेक्शन कमांडर तो 10 की डिप्लॉयमेंट को जो है सेना को लड़ाता है। आज सैन्य अधिकारियों के पास में जो सहायक में बड़ी पेयर सिस्टम, जो 17 काले कानून थे अंग्रेजों के, जो अंग्रेजों के समय में थे, वो आज तक भी बंद नहीं हुए। आज भी 1 लाख सैनिक अफसरों के, रिटायरमेंट अफसरों के 2-2, 3-3 पीढ़ियों में भी उनके घरों में है। और गारंटी के साथ अगर विटनेस चाहिए तो MS दफौटी जिंदाबाद है, क्योंकि ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार 62, 65, 71 की लड़ाई से लेके और